एनालिटिकल कर्व. एनालिटिकल कर्व्स मींस एनालिटिक्स, जिसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं एंड डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर. आपने एक्स वाई की वैल्यू पुट किया, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर. एग्जांपल ऑफ दिस एनालिटिकल कर्व्स आर लाइंस, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जो आप डिप्लोमा या 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं. ठीक है. नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट सिंथेटिक कर्व्स. So synthetic curves, obviously they are the higher versions of analytical curves, and in the synthetic curves you can get the, जैसे आपको अगर एक कार की बॉडी डिजाइन करनी है, if you want to design a car body, okay, so it is not possible to fit rectangle and circle and to get this body. There are some integrate shapes, typical sophisticated shapes होते हैं that has to be covered while designing. Okay, so these things can be done with the help of your synthetic curves. What is the importance of synthetic curves? Synthetic curves में हमें उनका पूरा पॉलिनोमियल जो इक्वेशंस होते हैं, जो भी इक्वेशंस होते हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होते हैं, तो हमारे लिए इजी रहता है पॉलिनोमियल फॉर्म सॉल्व करना. एंड वी कैन कंट्रोल द मोमेंट ऑफ द कर्व. हाउ कैन वी कंट्रोल दैट? आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, उसका एग्जांपल होता है हर्माइट क्यूबिक स्प्लाइन. आप लोग ने अगर कोई भी सॉफ्टवेयर किया है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर किया है, देन यू वुड हैव यूज स्प्लाइन इन दैट, but you might not be aware of exactly what is the spline. Example is Bezier curve and B-spline curve. ठीक है, तो इतना पार्ट मैं आपको थ्योरी में बताऊंगी. न्यूमेरिकल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप हार्डली 2 न्यूमेरिकल ही कवर अप कर पाएंगे किसी भी एक से रिलेटेड टॉपिक से. आपको न्यूमेरिकल सिर्फ पूछता है लाइंस पे, सर्कल पे, एलिप्स एंड क्यूबिक स्प्लाइन पे, इतना ही न्यूमेरिकल पूछेगा. और इसके ऊपर का जो पार्ट था कर्व्स, ओके, उसका सिर्फ थ्योरी आता है आपके एग्जाम में. बेसिकली दे विल आस्क यू अबाउट द difference between analytical curves and synthetic curves. Okay, and they can ask you the theory based on what do you mean by Bezier curve, what do you mean by B-spline curve. Okay, then you have to go for the surfaces. Surfaces are nothing, they are the extended form of your curves. Okay, then that will consist of your Bezier surface or B-spline surface. Then again there are of 2 types only. Okay, analytical and synthetic. इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, नॉट अ सिंगल न्यूमेरिकल. दे विल जस्ट आस्क ओनली थ्योरी. इसका जो वेटेज है ना, मतलब ये यूनिट का जो वेटेज है, ये है 60% थ्योरी एंड 40% न्यूमेरिकल. ओके, एंड उसके बाद ये जो पूरा सॉलिड पार्ट है, ओके, द होल सॉलिड पार्ट इज प्योरली थ्योरेटिकल. इस पे सिर्फ एक जगह न्यूमेरिकल पूछता है, वो पूछता है आपका यूलर्स इक्वेशन. Remaining this, everything will be purely theoretical. Okay, so we'll start with first, what is the definition of types of curves? Okay, so by the definition, एनालिटिकल कर्व और सिंथेटिक कर्व्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ. तो कर्व्स के बताया मैंने आपको. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में जो एनालिटिकल कर्व्स है उसका आपको ऑलरेडी इक्वेशंस पता है, आपने वैल्यू पुट किया, यू विल गेट द वैल्यूज. ओके, बट इन नॉट, दैट इज नॉट इन द केस ऑफ सिंथेटिक कर्व्स. सिंथेटिक कर्व्स में आपका अलग एक डेफिनेशन होता है जिसको मैं और लेटर ऑन बताती हूँ. तो पहले हम पढ़ेंगे कि कर्व्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट एनी कर्व. ओके, फर्स्ट वन इज योर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म. ये थोड़ा सा समझने में अलग लगेगा बट पूरा यूनिट इसी पे बेस्ड है ना, यही कंसेप्ट है, तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे. नॉट नॉर्मल कंसेप्ट. तो कर्व्स, बेसिकली कर्व्स आर द इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. It can be represented by an array of coordinates. Array of coordinates means, suppose I am representing a line like this. Okay, so for a line, it can have 2D points, it can have 3D point, it can have x1, y1, z1, and it can have this point is 1, this point is 2, this can have the coordinate of x2, y2 and z2. So these are nothing but they are the array of coordinates. These are the array of coordinates, and storing its analytical equation. Storing its analytical equation means, since it is the equation of line, that will satisfy y is equals to mx plus c. Okay, this is the thing. So you can define the curves as the main important ingredient of your geometric modeling. Okay, ये curves की definition है. Then curves को हम 2 तरीके से represent कर सकते हैं. जो हम normally हम आज तक पढ़ते आए हैं, that was your
नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, अब देखिए नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक आया ही क्यों, एग्जिस्ट ही क्यों किया, इसका इंपॉर्टेंस देखिए। सपोज नॉन पैरामेट्रिक का पहले वर्ड से मीनिंग निकालते हैं। नॉन पैरामेट्रिक मीन्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ पैरामीटर, विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, नॉन उसमें कोई पैरामीटर का काम ही नहीं है, ठीक है। एंड पैरामेट्रिक फॉर्म मीन्स विच इज डिपेंडेंट ऑन अ पैरामीटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Suppose I am writing like this equation, this polynomial equation normally, plus का sign है इसमें, ax square plus by square plus cz square is equals to 0. So this is my equation. If I'll put the value of x, y, z numerical value, I'll get satisfied with the equations. तीन equation, तीन unknown आप put करेंगे, a, b, c are the constant, you will get the values. तीन values आप put करेंगे तो मतलब इसमें पैरामीटर का कोई काम नहीं है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, उसका मतलब क्या होता है कि इट डिपेंड ऑन अ पैरामीटर. पैरामीटर मीन्स सपोज आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है 1. तो ये एक्स स्क्वायर को अगर मैं पुट करती हूँ एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा या फाई, वाई स्क्वायर को मैं पुट करती हूँ वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा या फाई, तो मेरे पास फाइनली क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta equals to 1. The r square is equals to 1. That means my further x and y, okay, they are further dependent on a parameter that is nothing but they depend upon r as well as they depend upon theta or phi. So this is known as parametric form. But अब इसका importance क्या है, इसका use क्या है, इसको represent क्यों करते हैं और ये existence में क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका हम importance देखेंगे. तो मैंने आपको अभी तक दो चीज़ें बताई है. पहले बताया मैंने what do you mean by curves, okay, then basically I have explained you there are two types of curves. They are analytical curve, okay, analytical curves. तो analytical curves क्या होता है, they are having proper equations, okay, and they are having proper equations and that can be that they are having simple geometry, okay, simple geometry. इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, लाइंस, सर्कल और एलिप्स. समझ में आ रहा है आप लोग को जो मैंने अभी बताया? यस मैम. हाँ, तो इसके बाद हम हाँ, तो इसका सेकेंड टाइप ऑफ कर्व क्या होता है, मतलब मैंने दो चीज़ एक साथ बताई है. सेकेंड टाइप होता है सिंथेटिक कर्व्स. सिंथेटिक कर्व्स क्या होते हैं, सिंथेटिक मीन्स नाम से ही पता चलता है इसको हम बनाते हैं. सिंथेटिक इज अ मैन मेड थिंग, ओके. एनालिटिकल दिस आर द बेसिक बिल्डिंग इंग्रेडिएंट्स एंड सिंथेटिक मीन्स यूजिंग दिस एनालिटिकल पार्ट ही हम उसको सिंथेटिक में बनाते हैं. इसका बेसिकली हमारे पास कौन सी इक्वेशंस होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन, इजी टू सॉल्व, बट वी विल गेट अ कॉम्प्लेक्स और sophisticated, we will get sophisticated geometry, okay. इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा स्प्लाइन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट दैट इज स्प्लाइन, देन बेजियर कर्व. और मैं आपको बेजियर कर्व का इंपॉर्टेंस बताऊंगी, आप सबने यूज किया बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, okay. Spline, hermite, different types of spline are, B spline are there, hermite cubic spline are there, there are types of spline, okay, but the main is the spline and Bezier curve. ये मैंने आपको दो बताया. एंड देन अगेन वन पार्ट इज हाउ टू रिप्रेजेंट द कर्व. कर्व का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो कर्व का अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें देन अगेन देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट द कर्व. द फर्स्ट मेथड इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म और you can say that the first is your non-parametric. Non-parametric, that means that it does not depends upon any parameter, there is a direct relationship in the equation, okay. And the second one is your parametric. Now if you are talking about parametric, this depends upon the parameter that is usually known as u, that is usually known as u. अब आपको समझ में आएगा, जैसे अगर यहाँ पे लाइन दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में y इक्वल्स टू mx प्लस c, एक नॉर्मल लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट 1 दिया हुआ है, पॉइंट 2 दिया हुआ है, ठीक है. आपने उस लाइन को स्ट्रेट ज्वाइन किया एंड यू विल गेट द line. But what happens in parametric form is you know the starting point of the line, you know the end point of the line also, and you can join that end points also 1 and 2. But in case in between also you want to calculate the points with the help of that parameter, हम ये consider करते हैं
हमेशा ये थंब रूल कंसीडर करते हैं लाइन के केस में कि यहाँ पे ये जो u पैरामीटर है स्टार्टिंग में ये है 0 एंड यहाँ पे जो ये u पैरामीटर है ये एंडिंग में ये है 1. ओके, एंडिंग में ये है 1 एंड इन बिटवीन इसके अगर हम पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो हम उसके इन बिटवीन कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं, 0 से 0.5, 0.2, 0.8, इनफैक्ट हम माइनस भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं एंड ये पैरामीटर इस पे रेंज करता है 0 to 1 में. मतलब नॉन पैरामेट्रिक में हमें सिर्फ स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट पता चलता है, बट पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इन बिटवीन लाइन बात करते हैं. बट ये सिंपल सी इक्वेशन है लाइन, ठीक है. तो इसके लिए जो पैरामीटर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट शुड लाइज इन बिटवीन अ रेंज ऑफ 0 to 1, 0 to 1. तो ये चार चीजें हैं. दो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व, रिप्रेजेंटेशन मेथड है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म. नॉन पैरामेट्रिक में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कोई उसमें डिपेंडेंट पैरामीटर नहीं होता. पैरामेट्रिक में क्या होता है, एक हम फर्दर पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं. वो फर्दर पैरामीटर पे क्यों डिपेंड करते हैं, बिकॉज वी वांट टू गेट द इन बिटवीन वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है. एंड इसका दो टाइप्स होता है, सिंथेटिक एंड एनालिटिकल कर्व्स. एनालिटिकल कर्व्स आर द कन्वेंशनल कर्व्स जो आपने आज तक पढ़ा है, सिंपल ज्योमेट्री, इजी टू सॉल्व इक्वेशंस. Synthetic curves, they are the man-made curves and we can get the polynomial equation, get the more complex designs. Okay, so I hope ये आपको इतना समझ में आया होगा. Now we will move on to the next thing, that is the difference between, जो आपको पूछता है difference between your analytical curves and synthetic curves. तो आप difference between में जनरल में आपको points बता देती हूँ. तो पहला आएगा आपका एनालिटिकल में एंड सिंथेटिक. ओके, पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एनालिटिक में, दे आर डिफाइंड बाय इक्वेशंस. एनालिटिकल इक्वेशंस होता है इसमें, ठीक है. बट सिंथेटिक कर्व्स आर डिफाइंड बाय पॉलिनोमियल इक्वेशंस एज वेल एज सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स. ध्यान से सुनेंगे, डेटा पॉइंट्स को कई बार कंट्रोल पॉइंट्स भी बोलते हैं बुक में, बट डेटा पॉइंट्स अलग होता है और कंट्रोल पॉइंट्स अलग होता है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जब हम फोन में फोटोग्राफ खींचते हैं, आप सबके पास मोबाइल है, व्हेन यू विल क्लिक अ फोटोग्राफ, ओके, सो व्हेन यू वांट टू एडिट दैट फोटोग्राफ, ओके, व्हेन यू वांट टू एडिट दैट फोटोग्राफ, सो व्हाट यू आर डूइंग इज you are able to take that photograph, okay, then what you can do is you will be able to see a curve like this in a photograph if you want to change the contrast of your photograph. Okay, so what you can do is you can pick any point, any random point आप pick करते हैं. एक photograph है, आप उसको edit कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक random point pick करते हैं, उसको drag करते हैं, तो ये curve क्या होता है, finally this curve will be something like this and उसका जो brightness है, उसका जो color contrast है, it will change, ठीक है. और somewhere anywhere else, wherever you want, you can touch that point, you can pick that point, you can change the shape of the curve and you will accordingly get the contrast in your photograph. आप लोग में से किसी ने ट्राई किया है, एडिट किया ऐसे करके? Yes, ma'am, I have tried it. Yeah. Yes, So, ma'am. yeah, thank you so much. So that is the example of your synthetic curve and this is nothing but this is your Bezier curve. हमें पता नहीं होता but हम use किए, ठीक है. This is nothing but this is our Bezier curve. Now how can you justify this? मैडम ये क्या होता है? पहले मैंने आपको बताया they are the set of data points and control points. तो इसका जो एंड पॉइंट होता है, ये दोनों पॉइंट फिक्स रहता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते जब आप फोटो एडिट करते हैं. सो दे आर नोन एज योर फाइनल कंट्रोल पॉइंट्स. ये वाला जो पॉइंट है आप इसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है. या दे आर फिक्स्ड, दे आर बीइंग डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट. एंड इन बिटवीन आप जहाँ पे भी पिक करेंगे, आप कितने भी पॉइंट्स पिक कर सकते हैं, कर्व को कैसे भी मूव कर सकते हैं, कोई भी इंटीग्रेट शेप दे सकते हैं जैसे आपको ज्योमेट्री में फिट करना है. अगर बेसिकली ये जो बेजियर कर्व है ना, ये साइंटिस्ट बेजियर ने ही बनाया था, मतलब नाम ही है बेजियर का. एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड विथ कार डिजाइनिंग के लिए ही ये कर्व आया था, ठीक है. तो हम कैसे भी मूव करके कर्व का शेप हम चेंज कर सकते हैं. तो ये जो होता है इसका कंट्रोल पॉइंट्स होता है. इन बिटवीन हम जो पॉइंट जहाँ पे भी टच करके पिक करते हैं इसका शेप चेंज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं हमारा डेटा पॉइंट्स. ओके,
These are known as data points. So I hope हम हमारे अकॉर्डिंगली, अगर हमें एक नॉर्मल, हमें जैसा भी ज्योमेट्री चाहिए उसको हम हमारे अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. सो दे आर डिफाइंड बाय द सेट ऑफ योर डेटा पॉइंट्स एंड कंट्रोल पॉइंट्स. सो दिस इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ योर बेजियर कर्व. पहला आप बता सकते हैं डिफरेंस एनालिटिकल इक्वेशंस होता है, इसमें सेट ऑफ डेटा एंड कंट्रोल पॉइंट्स होता है. इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया. एंड थर्ड आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि दे आर नॉट सफिशिएंट, मतलब इसमें कुछ तो लैग है. उसमें लैग क्या है? दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइंस, और they do not meet the complex design requirements. complex design requirements को ये meet नहीं कर पाता है. they are simple, okay, design requirements. complex design requirements does not meet, okay, with the help of this analytical curves, but they can meet that requirements, and they are basically used for the designing of, first is your car bodies, okay, complex designing. then आपको book में मिलेगा that is ship hull. what do you mean by this ship hull? ship hull क्या होता है? सपोज यू आर हैविंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बोट, ओके, बोट की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़े से शिप की बात हो रही है. इफ देयर इज अ बिग शिप, ओके, बिग, वेरी वेरी मच बिग शिप, ओके, so if this ship is being designed, okay, so which is the most crucial part of ship is this part, that is this part. Why this part of the ship is crucial? Because this is the first thing which will hit the object in between. अगर कोई भी object या कुछ भी in between the path of the ship, अगर वो sail हो रहा है इस direction में, okay, इस direction में move हो रहा है, तो जो part सबसे पहले attack करेगा वो ये part में attack करेगा, and this part it is known as ship hull. This is known as ship hull. So designing of this part is most crucial. If this fails or if this is fragile, अगर ये strong नहीं होगा, so whole ship is exposed to the danger. So this is being, so with the help of these curves हम क्या डिजाइन करते हैं? ship hulls डिजाइन करते हैं. and in fact we'll go for the designing of airplane wings. airplane के जो wings होते हैं, okay, ये भी हम क्या करते हैं? with the help of this synthetic curves हम डिजाइन करते हैं. we'll also design the blades of propeller. turbine blades होती है ना, blades of propeller. प्रोपेलर भी आपने देखा होगा टर्बाइंस में यूज होता है. एयरक्राफ्ट्स में भी जो विंग्स होते हैं उसमें भी क्या लगे रहते हैं? प्रोपेलर्स टू प्रोपेल द एयर, ओके. सो दिस द एग्जांपल्स एंड दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर सिंथेटिक कर्व्स एंड एनालिटिकल कर्व्स, ओके. नाउ व्हेन विल मूव ऑन टू द, आपके सिलेबस में पहला ये है. नेक्स्ट व्हेन विल मूव ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन, मैंने आपको बताया पैरामेट्रिक फॉर्म एंड नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म. अब देखिए, अगर मैंने सर्कल का अब नॉर्मली आपको मैंने लाइन का एक पैरामेट्रिक फॉर्म बताया कि एक लाइन है जो रिप्रेजेंट हो रहा है एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एंड पॉइंट से, ठीक है, हमें ये सबको पता है. बट अगर हमें इन बिटवीन द लाइन के पॉइंट्स निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ पैरामीटर. विद द हेल्प ऑफ अ पैरामीटर. तो ये इसके लिए पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है? 0 से 1. क्यों? क्योंकि हम ये कंसिडर करके चलते हैं. क्यों कंसिडर करते हैं? हमारे ईजीनेस के लिए. पैरामीटर मीन्स जिस डायरेक्शन में वो चेंज होगा. जैसे अभी आपको इसमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा. अगर सर्कल, सपोज यू आर हैविंग अ सर्कल, एंड if I am asking you what is changing over here, this is the center of your circle, okay, and this is given you as the radius of the circle. Does the radius of the circle throughout changing? No, it is not changing. In fact, if you are talking, suppose this is the starting point of your circle and this is the radius, okay, this is your point 1 2 3 4 5 6 7, okay, like this 8. So what is the parameter, what is changing? Suppose मैं पूरे सर्कल को ड्रॉ करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे एक ज्योमेट्री ड्रॉ करना है जिसमें मुझे एक कर्व फिट करना है जो सिर्फ मैं इंटरेस्टेड हूँ 1 से लेके 2 तक. So what is the parameter which is changing? Radius is over here also, radius is over here also. The only thing which is changing is your angle, okay, angle. So अगर मुझे पूरा सर्कल ड्रॉ करना है, मुझे रेडियस ऑलरेडी पता है, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? हर बार मेरा एंगल. तो मैं अब u को किससे डिनोट करूंगी? माई सर्कल डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर u एंड द रेंज ऑफ दिस u लाइज बिटवीन. क्या हो सकता है? आप लोग सोच के बताइए. मिनिमम रेंज ऑफ u क्या हो सकता है एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ u क्या हो सकता है? 0 to 360. परफेक्ट.
So we can start with the point 0 1, to that is 0 to 360, right? That is also denoted by 2 pi. मैं start कर रही हूँ अपने point 1 से, ठीक है? Here it will be 90, 270 and it will be guys, and here it will be your 360. तो मैं इसको कैसे represent करूँगी? इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल के, दैट इज अ पैरामीटर u which is dependent which is representing a circle from 0 to 2 pi. आप जब भी इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके, सो जैसे इसमें कहीं पे भी यूनिट्स नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, ये वाले जो यूनिट है आपका, उसमें आपको कहीं पे भी डायमेंशंस मेंशन नहीं करना, इन मीटर, इन mm, नथिंग लाइक दैट. बट इट डजंट मीन दैट कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है. इसका स्टैंडर्ड है ये पैरामीटर. जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप उसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे और उसका पैरामीटर लिखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक वो रेंज हो रहा है. इज इट ओके? समझ में आया आप लोग को? Yes, ma'am. Now we will okay. Now we'll move on to the next part, that is lines. आपको जो न्यूमेरिकल्स पूछता है वो लाइंस पे पूछेगा, सर्कल, एलिप्स और हर्माइट क्यूबिक स्प्लाइन. ठीक है, तो जो लाइंस में हम दो केसेस पढ़ते हैं. दो केसेस में आपका पहला केस आता है लाइन के, जब आपको दो एंड पॉइंट्स पता हो, दो एंड पॉइंट्स आपको पता हो तो आप एक लाइन डिफाइन कर सकते हैं. नॉर्मली दो एंड पॉइंट पता है, आपने लाइन डिफाइन किया, ठीक है. एंड दूसरा केस भी होता है जिसमें आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन एंड पॉइंट, और यू कैन से लाइक दैट स्टार्टिंग पॉइंट. आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड you know the direction vector of that line, you know the direction in which the line is moving, direction vector से denote करते हैं इसको, ठीक है. and plus the length of the line. if you know the length of the line, that means you know the starting point, you know the direction vector, vector इस direction में move हो रहा है, and you know the total length of the line, this is your starting point P1, you know the direction vector को हम denote करते हैं n cap से, वेक्टर है, और ये टोटल लेंथ ऑफ द लाइन आपको पता है. ये दो केसेस जो होते हैं, ये होता है लाइन का दो कैटेगरीज, ठीक है. तो न्यूमेरिकल दोनों कैटेगरीज में आता है. मैं सिर्फ आपको फर्स्ट कैटेगरी का न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताती हूँ. सेकेंड इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड सिमिलर टू इट, ठीक है. तो आज आपको इतना ही पॉसिबल होगा कि लाइन्स के बारे में न्यूमेरिकल्स का एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है. तो पहले लाइन्स के पैरामेट्रिक फॉर्म निकालेंगे हम. लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकालेंगे ये देखिए. सपोज इसका डेरिवेशन कभी नहीं आता है आप लोग को, बट आप लोग को पता रहना चाहिए कि ये, ताकि आप रिमेंबर रख सके फॉर्मूला, ठीक है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिप्रेजेंटिंग अ लाइन, ओके, in the form of your Cartesian coordinate system as well as your पैरामेट्रिक फॉर्म. मैं दोनों में लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, जिसका ये है पॉइंट P1 एंड ये पॉइंट है P2. ये समथिंग कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है 0. दिस वन इज योर XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, XY and Z. Okay, this is my starting point of the line, this is my ending point of the line. We have to write down the direction also. This line is moving from here to here. Okay, now if you're talking about at any random point P, I'm joining this direction is showing for P1, this is showing for P2 and this is for P. So if you are talking about parametric form now, parametric form means अगर हम parameters पे बात करें, एक कार्टेशियन का है कि ठीक है, एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट एंड पॉइंट P2 है, और एक एनी रैंडम पॉइंट में हमें निकालना है P. अब मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म की बात करती हूँ तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ कि जहाँ पे भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है P1, वो मेरे पैरामीटर U पे डिपेंड है, और मेरा पैरामीटर एट P1 क्या है, 0. जो मैक्सिमम एक्सट्रीम्स है, मेरा पैरामीटर P2 यहाँ पे क्या आएगा, मेरा 1. लाइन के लिए मैंने आपको बताया पैरामीटर लाइज बिटवीन 0 to 1. एट एनी रैंडम पॉइंट P, आई एम टेकिंग माई पैरामीटर एज U. आई एम टेकिंग द पैरामीटर एज U. ओके, सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज, मैं नॉर्मली ऐसे लिख सकती हूँ P को, देखेंगे कैसे. P can be written as P or P1 minus P1 plus P is equals to plus P1 minus P1. ये जो कैंसिल हो जाएगा तो ये P ही बचेगा. तो I can write here as P is equals to P1 plus P minus of
P1। ये लिख सकती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। इज इट ओके? यस मैम। हाँ, तो इस केस में मैं आपको डिराइव करके दिखाती हूँ इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में। ये सिंपल पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, बट इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, एक पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। ये पैरामीटर की वैल्यू आएगी यहाँ पे, कैसे आएगी देखिए। सपोज अब नाउ यू रेफर योर डायग्राम, एंड पॉइंट लेंथ in Cartesian coordinate, CC stands for your Cartesian coordinate, divided by endpoint length in parametric, पैरामीटर में डिपेंड कर रहा है, पैरामेट्रिक स्पेस is equals to distance of point P, distance of point P from P1 in कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब मैं सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को और पैरामेट्रिक फॉर्म को कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकूँ। कार्टेशियन हम सबको पता है, पैरामेट्रिक में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पैरामेट्रिक में हम इन बिटवीन द पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। कार्टेशियन में स्टार्टिंग और एंडिंग ही पता है, बट पैरामेट्रिक में इन बिटवीन भी निकाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल एक इक्वेशन बनाया है कि जो भी लेंथ ऑफ दिस लाइन, एंड पॉइंट लेंथ ऑफ दिस लाइन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बाय एंड पॉइंट लेंथ इन पैरामेट्रिक फॉर्म is equals to distance of point P from point 1 in Cartesian coordinate upon similarly distance of point P from P1 in parametric form। सिर्फ मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं एक यहाँ क्या लिख सकती हूँ? तो पहला कंपैरिजन है लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सपोज मुझे ये लाइन की लेंथ निकालना है, तो लेंथ को मैं क्या लिख सकती हूँ? टोटल P2 माइनस ऑफ P1। यहाँ से ये सेंटर पॉइंट से यहाँ क्या है? P2 माइनस ऑफ P1, तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ द लाइन। सो आई कैन राइट हियर एज पॉइंट P2 माइनस P1 अपॉन, अब मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। कार्टेशियन मतलब मेरे को U के टर्म्स में लिखना है। तो P2 माइनस P1, P2 क्या है? यहाँ पे U की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे U की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ आ जाएगा कार्टेशियन पैरामेट्रिक फॉर्म में 1 माइनस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम P1। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम P1 मतलब यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम P1। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? तो टोटल दिस P, यहाँ से यहाँ का जो P है, कैसे क्या होगा आप बताइए? P2 minus P. ओके, P2 माइनस P और P माइनस P1 आएगा, देखेंगे। Sorry, ma'am. P minus P1 from distance P1 to P. Okay, हाँ, that will be P minus of P1, right? This will be your P minus of P1. Okay, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। P minus of, this will be your P minus of P1, okay, upon, अब इसका U का वैल्यू क्या हो जाएगा? This will be your U minus of 0, ठीक है। हाँ, एक मिनट आप लोग जस्ट अ मिनट, हाँ होल्ड करेंगे। Yes, ma'am. Sure.
Okay, now we'll continue. So what we are getting over here, sorry, yeah, what we are getting it over here, we can write down like this. That is, मैं यहाँ इसको further लिख रही हूँ, तो you will be getting it as P2 minus of P1 by 1 is equals to, क्या आएगा यहाँ पे? That is, you'll be getting it here as P minus of P1 upon U minus of 0 क्या आ जाएगा? U. तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं P minus cross multiplication से P minus of P1 is equals to U times of P2 minus of P1, or you can write here as P is equals to P1 plus U times of P2 minus P1. Is it okay for you? So what is this equation is? This P1, P2, P1, these are all in the Cartesian coordinate. This is at any random point P. It can be Cartesian, it can be parametric, and this is the parameter U on which the equation of this line depends. Where this U, range of U सबसे important है, it lies in between 0 to 1. यहाँ तक clear हुआ आप लोग को? Yes, ma'am. हाँ, तो इसका जस्ट मुझे ब्रीफ देना था कि ये जो हमारा पॉइंट होता है, इस पॉइंट के हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, एक्स, वाई एंड जेड. ये जो हमारा फॉर्म है, ये इसको हम वेक्टर फॉर्म बोलते हैं. हम इसको स्केलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल्स टू x1 प्लस यू टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 and y1 plus u times of y2 minus y1 and z1 plus u times of z2 minus of z1. ठीक है. For all this, u lies in between the range of 0 to 1. Is it okay? I hope ये clear हुआ होगा. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा brief आप लोग को CT के इसमें बता दूंगी, जैसे GT के इसमें geometric transformation. यहाँ तक clear है आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. तो अब ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हम पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर देयर, आप मेरे को बता सकते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम नॉर्मल कितने टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं? देखिए, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ ज्योमेट्री एक्स वाई जेड, राइट, एक्स वाई जेड होते हैं. ठीक है. और Ma'am, imaginary axis is concept. हाँ, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या बोलते हैं? ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम. जब कोई ज्योमेट्री है, इतनी सिंपल है कि उसका एक्स एक्सिस और ये ज्योमेट्री के एक्सिस इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ पैरेलली, तो ये इजी होता है सॉल्व करना. तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम से. बट इफ एनी ज्योमेट्री इज देयर, सपोज यू आर हैविंग एनी अदर ज्योमेट्री एंड इट इज लाइक दिस, इट इज इंक्लाइंड something you are having a coordinate system like this and a geometry is like this, complicated something, it is inclined. Now you have to resolve this. This is your x and this is your y. You have to resolve this with respect to x and y. तो उस केस में हम क्या करते हैं? GCS stands for your global coordinate system. इस केस में हम क्या करते हैं? हम within the geometry only we will consider a center and a line passing through that geometry. We'll consider this as small x, and x is perpendicular to this, we'll consider it as a small y. Okay, and perpendicular to this अगर 3D में कर रहे हैं तो this will be z. Now what is the small x y z? कोई बता सकता है? हाँ, तो पहला जो होता है ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है. आपने कोई ज्योमेट्री बनाया, हमें बाय डिफॉल्ट बुक में पता है कि हाँ भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x होगा, वर्टिकल y होगा और परपेंडिकुलर टू दिस बोथ विल बी z. बट व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज योर लोकल कोऑर्डिनेट system. What do you mean by local coordinate system? If a geometry is complex, if we are not able to solve this geometry, so we consider a coordinate system within that geometry to get the answer. So that is known as your local coordinate system. Although जब हम पूरा सब कुछ solve कर लेंगे, so we will express our final answer in terms of capital X and Y. हम resolve करेंगे. अगर यहाँ कुछ थीटा एंगल है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, अगर ये कुछ r है तो r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा से हम इसको रिजॉल्व करेंगे. बट अगर कोई ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स है तो हम उसके लिए क्या लेंगे? लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. ठीक है, तो पहला मैंने आप लोग को बताया ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड होता है आपका लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड होता है जो आप लोग फोन यूज करते हैं, स्क्रीन, लैपटॉप, उसमें जब हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट देखते हैं, ओके, तो इन हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स वी आर लुकिंग एट, मतलब हम यूज क्या कर रहे हैं और देखते क्या है? वी आर लुकिंग एट अ 3D ऑब्जेक्ट, बट इन हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स देयर इन द स्क्रीन? 2 coordinates.
Yes, there are only 2 coordinates, so that thing is known as your screen coordinate system. Okay, that is known as your screen coordinate system. Screen coordinate system is to simplify a 3D object. Okay, not we are not projecting it. Projection करने से क्या होता है, हम एक 3D object का 2D form represent करते हैं. We are not projecting it, but what we are doing it, we are looking a 3D object on a screen. So that is known as your screen coordinate system. Okay, now I'll just share you the different types of operations which you can perform. Okay, over in coordinate system. So this is a computer graphic unit and you're having the syllabus of 2D and 3D transformations. Transformations means you're making certain changes in your existing object. ठीक है, इसमें आपका डिफरेंट टाइप्स आता है. फॉर्मुलेशन चाहिए आपको. फॉर्मुलेशन मीन्स हम मैट्रिक्स के फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं. इट कैन बी ट्रांसलेशन, शेयर, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं. बेसिक ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं. फिर एक आता है होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन. होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन क्यों आया ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. देन सीटी होता है, दैट इज कॉन्कैटेनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन. कोई भी एक ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट कर रहे हैं, कोई किसी को भी रोटेट कर रहे हैं. अगर आप ट्रांसलेट और रोटेट एक साथ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्कैटेनेटेड, या फिर इसको बोलते हैं कंपोजिट. एक साथ 2-3 ऑपरेशंस करना, उसको बोलते हैं कॉन्कैटेनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, then next is that is mapping of geometric models. Okay, इसका mapping का एक portion है. Then inverse transformations and introduction to 2D and 3D transformations, and last one is your projections. Okay, now first we'll go for the, आपको explain करती हूँ अब slide से कि क्या होता है. 2D transformations means exactly what do you mean by the transformations. हम कुछ mathematical operations करने के बाद उस object में उसका size change करते हैं, उसका पोजीशन चेंज करते हैं और उसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं. अगर मैं सिर्फ पोजीशन की बात करूं तो मैं ट्रांसलेशन चेंज कर रही हूं. अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं और उसका शेप और साइज की बात करूं तो देखिए क्या ऑपरेशंस होते हैं. पहला बेसिक टाइप्स क्या क्या है आपका, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, शेयर. रिफ्लेक्शन को मिरर बोलते हैं. और क्यों उसको रिफ्लेक्शन को मिरर बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको टी से डिनोट करती हूँ, रोटेशन को आर से, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं इसको रिफ्लेक्शन को एम से डिनोट करती हूँ. ठीक है, इसके बाद ये स्केलिंग आता है. स्केलिंग एंड शेयर में शेयर इज सफिक्स टू एक्स और वाई, शेयरिंग फैक्टर. एंड देन कॉन्कैटेनेटेड और कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो अभी आपको मैं सिर्फ ब्रीफ में बता दूंगी. द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन, जो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखेगा ओरिजिनल है, बट ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो सॉलिड लाइन से ड्रॉन है. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में क्या होता है, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे. हमें पता है ट्रांसलेशन, एक ऑब्जेक्ट उठा के दूसरी जगह रखा, उसको ट्रांसलेट किया. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उठा के रखा, ऐसे उठा के रखना है. यार इफ यू आर पिकिंग दिस ऑब्जेक्ट, यू आर पुटिंग इट ओवर हियर सच दैट इनिशियली वो ऑब्जेक्ट का एक्सेस एक्स से पैरेलल था एंड फाइनली भी वो ऑब्जेक्ट का एक्सेस एक्स से पैरेलल है. सो दिस इज द एग्जांपल, अ डॉग इज देयर, अ फेस ऑफ अ डॉग इज देयर एंड दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन एंड आफ्टर ट्रांसलेटिंग दिस इज द फाइनल पोजीशन. सो व्हाट इज ओनली चेंजिंग, द डिस्टेंस बिटवीन इन एक्स इज चेंजिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन इन वाई इज चेंजिंग. सो ओरिजिनल याद रखेंगे, ओरिजिनल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स और वाई से, और फाइनल को हम डिनोट कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन को एक्स डैश और वाई डैश से. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश इज नथिंग बट ओरिजिनल एक्स प्लस ऑफ टी एक्स. दिस इज द ट्रांसलेटिंग फैक्टर टी एक्स, जितना मूव हुआ दिस इज द ट्रांसलेटिंग फैक्टर टी वाई. सो मैट्रिक्स फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश इनिशियल फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन प्लस टी एक्स ऑफ टी वाई. ठीक है, इसमें मैंने ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया, इसमें सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, पोजीशन ट्रांसलेशन में. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन, रोटेशन में अगर हम बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट रहता है, पहला थंब रूल ये रहता है रोटेशन का. रोटेशन में हम रोटेट किसके अबाउट करते हैं, जेड एक्सिस. हम एक्स के भी करते हैं, वाई के भी करते हैं, बट हम जो जनरल पढ़ते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, जेड एक्सिस. पहला थंब रूल डेरिवेशन करने के लिए. एंड सेकेंड,
हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, मीन्स दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, वो हम क्या लेंगे उसको पॉजिटिव, उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते, उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन इज लाइक दिस। डेरिवेशन आप लोग को थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअली, डायरेक्टली मैं आपको रोटेशन में ये दो थंब रूल है आपको याद रखना है, एंड उसका जो मैट्रिक्स है वो ऐसे निकलता है, r इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जब टाइम परमिट करेगा तो विल ड्रॉ दिस, ओके, अगर सॉल्व करेंगे। देन सेकेंड ऑपरेशन इज योर स्केलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलिंग? स्केलिंग कैन बी, देखिए स्केलिंग एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं। स्केलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलिंग? लुक एट द डायग्राम, दिस इज योर इनिशियल ऑब्जेक्ट, आपने उसको स्केल किया, स्केल एक्स डायरेक्शन में भी किया एंड वाई डायरेक्शन में भी किया, एंड दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्केलिंग किया, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एनलार्ज हो गया, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक स्केलिंग। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक स्केलिंग। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ y में किया या सिर्फ x में किया, तो दैट इज नोन एज योर एसिमेट्रिक स्केलिंग। ये, और सिमेट्रिक को यूनिफॉर्म स्केलिंग भी बोलते हैं, एसिमेट्रिक को नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स स्केलिंग मीन्स अगर एक कोई ओरिजिनल लाइन है, आपको इसको ट्वाइस करना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओरिजिनल लेंथ l है, अगर उसको फाइनली l डैश करना है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय l। तो वैसे ही x डैश जो रहेगा, x डैश जो भी है उसमें हम x के साथ sx मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज दिस s ऑफ x? दिस इज योर स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर, ओके। अगर आप y में भी मूव कर रहे हैं तो y में, तो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट होता है, यूनिफॉर्म स्केलिंग होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग होता है। सेकेंड चीज होता है, अगर आपका स्केलिंग फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रेटर देन 1, स्केलिंग फैक्टर x और y दोनों डायरेक्शन में ग्रेटर देन 1 से कर रहे हैं, तो दैट वे ऑब्जेक्ट विल मूव अवे फ्रॉम, द इफेक्ट इज इंक्रीजिंग इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट विल मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन। आपने उसको एनलार्ज किया तो वो अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव हो गया। बट इफ द स्केलिंग फैक्टर इज लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है स्केलिंग फैक्टर, सो दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट विल मूव टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये इमेजिन कर पा रहे हैं आप जो मैं बोल रही हूँ? क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पूछा था बच्चे लोगों से कि इफ द ट्रांसलेटिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, so whether the object is moving towards the origin or away from origin, okay? Is it okay? Yes, ma'am. Okay, so बताइए, if the translating factor is less than 1, object will move? If it is less than 1, object will move Origin. towards origin, right? So this is your scaling operation. The next one is your sharing operation. Now what do you mean by sharing operation is, देखिए थ्योरी में नहीं जाइएगा, सिर्फ ये इमेजिन करिए, यू आर हैविंग अ स्टैक ऑफ कार्ड्स। आपने कार्ड्स जो पत्ते खेलते हैं ना, उनको एक के ऊपर एक रखा है, स्टैक ऑफ कार्ड्स। या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं बहुत सारे पेजेस, बुक्स के जो पेजेस हैं, बहुत मोटी सी बुक है, वो एक के ऊपर एक पेजेस रखे हुए हैं, ओके। नाउ इफ यू अप्लाई अ फोर्स ओवर हियर, so what this book will happen, instead of this straight line it will try to bend in this line. So what is this? This is known as shearing. shearing में क्या होता है? तो शेयरिंग में क्या होता है, हमारा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होता है, मतलब इफेक्ट द डिस्टॉर्टिंग शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम पहले वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में सिर्फ ऑब्जेक्ट जो होता है इट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, ओनली द पोजिशन इज चेंज। रोटेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट विल रोटेट, so there the orientation will change. If an object is like this, object is rotated, which is slightly longer and flatter.
Yes, I'm audible. Yes, ma'am. Now you are audible. Okay, sorry. Yeah. So in between, if you are talking about the sharing, so what happens in sharing? Sharing के केस में क्या होता है? मैंने आपको बताया, ट्रांसलेशन में पोजीशन चेंज होता है, रोटेशन में ओरिएंटेशन चेंज होता है, ओके, एंड साइज किससे चेंज होता है? शेयर से. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग, सो व्हाट इज चेंज्ड इन शेयरिंग? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, शेप किसी में चेंज नहीं होता. जो भी शेप रहता है शेयरिंग में, शेप चेंज नहीं होता. इट कैन बी एनलार्ज्ड और रिड्यूस्ड, ओके, बट शेप जो चेंज होता है दैट हैपेंस इन शेयरिंग. एंड द लास्ट वन इज योर मिरर. सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मिरर इज, मिरर में अलग अलग केसेस आते हैं. बेसिकली 5 केसेस आते हैं आपके मिरर में. मिरर मतलब नॉर्मल जो हम रिफ्लेक्शन देखते हैं. मिरर अबाउट एक्स एक्सेस मींस ओनली एक्स एक्सेस, देयर इज नो लाइन, y इज इक्वल्स टू 0. मिरर अबाउट y एक्सेस, सो ओनली y लाइन, देयर इज नो लाइन x. मिरर अबाउट ओरिजिन, ये क्या होता है? मिरर अबाउट ओरिजिन, मिरर अबाउट ओरिजिन क्या होता है? एक अगर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, जैसे ओरिजिन के इसमें रिफ्लेक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट? तो आपको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर -y के रिस्पेक्ट में, तब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा. दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन. रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन एक्स इज इक्वल्स टू y एंड रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन एक्स इज इक्वल्स टू -y. ये केसेस है. पहला केस, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स लाइन, ओके, दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस इज बीइंग. लास्ट पॉइंट देखेंगे ध्यान से, मैं जो बता रही हूँ. मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा? जो इनिशियल है आपका 1 2 3 पॉइंट, ठीक है, 1 2 3, 2 और 3 आपका हॉरिजॉन्टल है, एंड 2 एंड 3 डैश भी हॉरिजॉन्टल है. डैश मतलब फाइनल पोजीशन, विदाउट डैश मतलब ओरिजिनल पोजीशन. तो 2 और 3, 2 डैश और 3 डैश चला जाएगा. तो ये आपका क्या है? x है और x ही रहेगा. तो मैंने यहाँ x की जगह में क्या लिखा है? 1, ठीक है. नाउ जो मेरा 1 पॉइंट है, 1, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस, ये मेरा पॉजिटिव y है, और यहाँ 1 डैश क्या आ रहा है? नेगेटिव y. तो यहाँ पे ये वाला जो x का कोऑर्डिनेट है 2 और 3, 2 डैश 3 डैश, इसका कोई y का कोऑर्डिनेट नहीं है, नॉर्मल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका y और z क्या हो जाएगा? 0. उसके बाद ये मेरा जो y पॉइंट है, y पॉइंट मेरा y था, बट यहाँ आके क्या हो गया? -y. तो यहाँ पे क्या हो गया? मैंने क्या लिखा है? -y. और ये जो -y का लाइन का x और x और z कोऑर्डिनेट नहीं है. लास्ट को आप इग्नोर करेंगे, ये होमोजीनियस के फॉर्म में आता है. जैसे अगर हम नेक्स्ट की बात करें, रिफ्लेक्टेड अबाउट y लाइन, ऑब्जेक्ट में हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. अगर आपको ऐसे नहीं आएगा तो ये देखेंगे, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखेंगे. देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल इज लाइक दिस, तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा. दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर माइनस ऑफ x, दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2 एंड दिस इज योर पॉइंट 3. आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे. अगर देखिए, सिर्फ रिफ्लेक्ट में कैसे कर रही हूँ, 3 से डॉट एक्सटेंड किया, यहाँ पे मैंने 3 डैश लिखा. 1 से डॉट एक्सटेंड किया, यहाँ पे मैंने 1 डैश लिखा. एंड 2 से डॉट एक्सटेंड किया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 2 डैश, राइट? तो 1 से 3 मेरा x था, पॉजिटिव x. 1 से 3 मेरा क्या हो? नेगेटिव x. 2 से 3 मेरा पॉजिटिव y था, 2 से 3 मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव y. तो x विल बिकम -1 एंड y विल बिकम 1. कैसे लिखा है मैंने? x कोऑर्डिनेट विल बिकम -1 एंड y विल बिकम माय +1. यू इग्नोर दिस थिंग. नाउ यू रिमेंबर ओनली 2 by 2 मैट्रिक्स. इतना समझ में आया? Yes, ma'am. है ना? Yes, तो ma'am. वैसे ही, हाँ, थैंक यू. वैसे ही अबाउट ओरिजिन, तो बच्चों को क्या लगता है अबाउट ओरिजिन ऐसे ही रिफ्लेक्ट किया? नो, डोंट गो लाइक दिस. यू रिफ्लेक्ट इट विद फायर, विद फर्स्ट यू रिफ्लेक्ट इट. यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आया? यू रिफ्लेक्ट इट अबाउट एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस. यहाँ माइनस माइनस कैसे आएगा? सिमिलरली रिफ्लेक्शन अबाउट y is equals to x. y is equals to x means a line which is making an angle of 45 degree. You have to reflect it. उसका एक मैट्रिक्स आएगा. And the last one is y is equals to -x. This is your -x negative and this is your y. You are reflecting it. So you are getting. और ये पांचों मैट्रिक्स अलग है. एक भी मैट्रिक्स एक से भी मैच नहीं होता है. There are 5 cases. Okay. There are 5 cases. So we'll stop over here. We'll stop over here only. मैम हम यहीं स्टॉप करते हैं. Yes, thank you, ma'am. Thank you so much. Okay.
So feedback link will be shared by madam, है ना मैम? आप शेयर करेंगे? शेयर किया है मैंने. हाँ, Feedback link ठीक है. is already shared. हाँ हाँ. Yes, yes. Okay, so we'll end up over here. Thank you for your patience hearing. Thank you all. Thank you, ma'am. Welcome. Yes, all Thank the you, ma'am. students, please see in chat box. There is a link I shared for filling the feedback of this case lecture. And ma'am, I hope all of you clearly understood about the concepts, whatever the ma'am has been explained to you. So thanks for joining. Thank you, ma'am, for explaining very well to the students. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.